स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। तो स्पोर्ट्स तक पर यूरो की स्पेशल कवरेज को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं और आज हमारे साथ हैं गगन सर। और गगन सर, यूरो की बातें होंगी? बिल्कुल। और अनुज, ये अच्छी बात है कि जो मुश्किल और मनहूस वक्त था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और पूरी दुनिया उससे उबर रही है और अब आने वाला है जोश और जुनून वाला खेल, यानी यूरो का टूर्नामेंट। और 11 जून से ये यूरो कप जो है खेला जाने वाला है। पूरे एक महीने ये फुटबॉल का जो दीवानापन है पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में, और ना कहीं यूरोपियन नहीं, पूरे दुनिया में, क्योंकि फुटबॉल सारे ही देश और सारे ही लोग देखते हैं फुटबॉल को। क्योंकि इसको आप मिनी वर्ल्ड कप की तरह भी देखते हैं, क्योंकि जो बेस्ट क्लब्स हैं दुनिया के, जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, वो एक साथ आपको दिखते हैं। दुनिया भर के तमाम खिलाड़ी आपको इसमें दिखाई देंगे और 11 जून से ये शुरू होकर चलेगा 11 जुलाई तक। और सबसे खास बात क्या है इस बार? सबसे खास बात यह है कि पहली बार ऐसा होने वाला है कि 11 कंट्रीज़ जो हैं ये होस्ट करेंगी यूरो को। मतलब 11 कंट्रीज़ में यूरो के मैच खेले जाएंगे, इसके पहले ऐसा नहीं हुआ है। तो 11 का आंकड़ा इस बार काफ़ी खास है, क्योंकि इस हर एक टीम में होते हैं 11 खिलाड़ी। तो हम क्या क्या खास लेकर आएंगे इस बार? ख़ास बहुत सारी चीज़ें हैं, और जैसे जैसे वीडियो की शुरुआत हुई है और जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा आपको ख़ास चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन सबसे पहली बात एक बता दूं कि यूरो की बात अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि यूरो शुरुआत कहाँ से हुई यूरो की। 1960 में ये जो यूरो कप है, यूरो चैम्पियनशिप है, इसकी शुरुआत हुई और आज ये 16वां एडिशन है यूरो चैम्पियनशिप का, जो कि खेला जाने वाला है यूरो 2020 के नाम से ये जाना जाएगा। क्योंकि ये 2021 में हो रहा है, लेकिन ये 2020 में क्योंकि होना था और कोविड की वजह से इसको एक साल के लिए डिले किया गया। और अभी डिफेंडिंग चैंपियन है पोर्चुगल। बिल्कुल, तो डिफेंडिंग चैंपियन तो पोर्चुगल है। अब इस यूरो में 6 ग्रुप हैं, हर एक ग्रुप में 4 टीमें हैं, 24 टीमें हैं। तो शुरुआत किससे किया जाए आप बताइए? ऑब्वियसली ग्रुप ए। तो ग्रुप ए से शुरुआत करें। अगर ग्रुप ए की तस्वीर अगर हम देखें, ग्रुप ए में 4 टीमें हैं और 4 बड़ी बड़ी टीमें हैं। आपके सामने ही वो सारी टीमें हैं, इटली, स्विट्ज़रलैंड, टर्की और वेल्स। ये चारों टीमें जो हैं ग्रुप ए में हैं और इनका मैच जो है 12 जून से जो है शुरुआत होगी। पहला मैच इटली और टर्की का ही है और उसी दिन स्विट्ज़रलैंड और वेल्स भी भिड़ेंगे। तो ग्रुप ए के जो मैच हैं 12 जून से शुरुआत हो जाएगी। यानी टूर्नामेंट का जो पहला दिन होगा उसमें ग्रुप ए के 2 मैचेस खेले जाएंगे। बिल्कुल, इटली वर्सेस टर्की, स्विट्ज़रलैंड वर्सेस वेल्स। और कोइंसिडेंस देखिए कि आज अगर हम इटली की बात कर रहे हैं तो मैंने जर्सी भी इटली की ही पहनी हुई है। ओहो, लगता है आपकी फेवरेट टीम है। नहीं, ऐसी जर्सी कोई फेवरेट है। जर्सी फेवरेट है, जर्सी बड़ी पसंदीदा थी, तो मैंने सोचा चलिए इटली की अगर बात कर रहे हैं तो इटली का ही रंग तो शुरुआत हम करते हैं इटली से। तो शुरुआत करते हैं इटली की टीम से। तो क्या खास होगा अगर हम इटली की टीम की बात करें, इटली की टीम के मैच के फैक्ट्स के बारे में बात करें और जो स्क्वाड इटली ने बनाया है अपना, जो स्क्वाड अनाउंस किया है इटली का, उसके बारे में बात करें। तो टीम प्रोफाइल इटली की कुछ इस तरीके से है कि ये इनका 10वां अपीयरेंस है यूरो में और लास्ट इनका 2016 में अपीयरेंस था। जो 2016 में पोर्चुगल जीती थी वो अपीयरेंस इनका लास्ट था इटली का। और इनका बेस्ट परफॉर्मेंस गगन सर 1968 बिल्कुल विनर्स। हालांकि ये 3 फाइनल्स खेले हैं लेकिन एक बार ट्रॉफी जीते हैं। बिल्कुल, 3 फाइनल में एक बार जीते हैं और 2 बार फाइनल आके वो ट्रॉफी से थोड़े से दूर रह गए हैं। उसके बाद अगर मैं ओवरऑल अगर यूरोपियन चैंपियनशिप की रिकॉर्ड की जाए तो इटली ने करीब 38 मैच खेले हैं जिनमें 16 में जीत मिली है, 16 मैच ड्रॉ भी रहे हैं और 6 में हार। और एक खास बात है, एक टीम जिसने 38 मैच खेले हैं उसने सिर्फ 39 गोल स्कोर किए हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट गोल हुए हैं 27। बिल्कुल लो स्कोरिंग मैचेस रहते हैं क्योंकि इनके फॉरवर्ड शायद कन्वर्ट उतने नहीं कर पा रहे हैं जितने उनको चांसेस मिलते हैं, और वो कन्वर्ट ना कर पाने की वजह से उनका गोल स्कोर आप देखिए 39 रहा है। इटली का जो स्क्वाड है वो बताते हैं कि किस तरीके से स्क्वाड होगा इटली का। इटली ने एक ज़बरदस्त स्क्वाड की अनाउंसमेंट की है और इस सीज़न इटली ने पूरे क्वालिफिकेशन राउंड में करीब 40 प्लेयर्स यूज़ किए हैं क्वालिफिकेशन में। तो ये एक बात दर्शाता है कि जिस टीम के पास में 40 खिलाड़ी अगर वो यूज़ कर रहे हैं उनके पास की बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है और अगर रिजर्व में भी उनके पास प्लेयर हों तो बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं। ऐसी टीमों के लिए दिक्कत क्या होती है कि उनके पास इतने सारे अच्छे प्लेयर्स होते हैं कि उनको चुनना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए इटली उन गिनी चुनी टीमों में शामिल है जिन्होंने लास्ट मोमेंट अपना स्क्वाड
declare बिल्कुल किया। लास्ट मोमेंट में और स्क्वाड कुछ आया। खास बात है, हालांकि इनका अगर आप गोलकीपर की बात करें डोनारुमा जी, डोनारुमा को, क्योंकि इटली ने बहुत बड़े बड़े गोलकीपर्स दिए हैं और जो गोलकीपर बुफॉन इनका रहा है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बुफॉन के नाम हैं और उस लेगेसी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी। जैनलुइगी डोनारुमा एसी मिलान से खेलते थे, हम जैसे आपको पता ही है कि एसी मिलान से अभी तक खेलते ही हैं और इनका हो सकता है इस सीज़न में ये किसी और क्लब से करार कर लें। यंग गोलकीपर बिल्कुल यंग गोलकीपर हैं और नज़रें इन पर टिकी होंगी, इटली का दारोमदार इन पर होगा। अगर डिफेंडर्स की बात करें, क्योंकि इटली की टीम हमेशा से ही जानी जाती है अपनी स्ट्रॉन्ग डिफेंस के लिए, तो स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव लाइनअप से दो प्लेयर ऐसे हैं जो यूवेंटस के पिलर कहे जाते हैं, बैकबोन कहा जा सकता है उनको, वो हैं लियोनार्डो बोनुची और जॉर्जियो किएलिनी। ये दोनों प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे क्योंकि ये सेंटर बैक खेलते हैं, पोजीशन इनकी ये है, सेंटर बैक खेलते हैं, भले वो किसी क्लब से खेल लें या फिर इटली की नेशनल टीम से खेल लें। फिर डी लोरेंजो और फ्लोरेंजी, ये चार इनके मेन डिफेंडर्स होंगे अगर आप लेफ्ट और राइट बैक की बात करें और डिफेंडर्स की बात करें। हालांकि इनके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं डिफेंडर्स में। अगर मिडफील्डर्स की बात करें तो जॉर्जिनियो की एक ख़ास बात ये है कि इस बार इस यूरो क्वालिफिकेशन तक आते आते इन्होंने 1000 टचेस किए हैं। नहीं, बहुत बड़े प्ले मेकर हैं और फॉरवर्ड लाइन को सप्लाई करने के लिए बहुत अहम भूमिका इनकी है। सेंटर में इनकी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट भूमिका रहेगी और लोरेंजो पेलेग्रिनी की भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका रहेगी, क्योंकि सबको पता है कि ये वो मिडफील्ड लाइन ही होती है जहाँ से गेम चलाया जाता है, भले वो डिफेंस का हो या फिर फॉरवर्ड लाइन को बॉल बना के दी जाए। अगर फॉरवर्ड की बात करें तो फॉरवर्ड में ज़्यादा इनके पास में गिने चुने, ऐसा नहीं है कि जितने डिफेंडर्स हैं उतने ही सारे प्लेयर्स होंगे। 3 अगर अटैकर्स की बात करें तो 3 इनके पास में ज़्यादा वो रहेगा कि 3 रिजर्व में रहेंगे, बेंच में रहेंगे। तो मेरे ख्याल से आपके पास जो 3 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हो सकते हैं, 3 स्ट्रॉन्ग जो लाइनअप हो सकती है, वो हो सकते हैं सीरो इमोबिले, लोरेंजो इंसीनिये और फेड बर्नार्डेस्की। ये तीनों ही सीज़न ज़बरदस्त फॉर्म में रहे हैं अगर सीरिया की बात करें, और इटली के लिए ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल और की प्लेयर्स हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर मैच फैक्ट्स की बात करें टीम के, वो किस तरीके से होगा? इटली के लिए खास चीज़ें, क्योंकि इटली एक बार चैंपियन बनी है, हालांकि 3 बार फाइनल्स के लिए, और एक बार उसको चैंपियन बनने का गौरव हासिल हुआ है। बिल्कुल, तो टीम इस तरीके से है। लेकिन अब कुछ स्पेशल चीज़, 10th पार्टिसिपेशन, 10वीं बार इटली की टीम यूरो में शिरकत करेगी। बिल्कुल 10वीं बार पार्टिसिपेशन करेगी इटली की। इटली बहुत पुरानी टीम है और उसके बाद अगर हम देखें तो इनका जो बेस्ट रिजल्ट रहा है वो 1968 का रहा है, जो पहली और इकलौती बार इन्होंने यूरो चैंपियन बने थे 1968 में। उसके बाद वीकनेस क्या है? 38 गेम खेलने के बावजूद, देखिए वही जो हम बात कर रहे थे, 38 गेम्स इन्होंने यूरो चैंपियनशिप में खेले हैं पूरे ओवरऑल अगर हम हिस्ट्री की बात करें, और उसमें मैच में कभी भी 2 से ज़्यादा गोल, मैच में 2 से ज़्यादा गोल्स नहीं किए। जबकि अगर हम इस यूरो के लिए उनके क्वालिफायर्स मैचेस की बात करें तो उसमें भी उन्होंने, उनका एवरेज 1 गोल पर मैच रहा है, जो कि हाई स्कोरिंग मैच के लिहाज से अच्छा नहीं है। अगर दूसरी कोई टीम बहुत एग्रेसिव खेलेगी और ज़्यादा गोल करेगी तो इटली की टीम को वहाँ दिक्कत आ सकती है। लेकिन वीकनेस हो गई। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है जो हमने अभी बात की थी कि इटली ने 40 डिफरेंट प्लेयर्स को यूज़ किया था इस क्वालिफिकेशन कैंपेन में। किसी दूसरी टीम से सबसे ज़्यादा इस टीम ने जो है प्लेयर्स का इस्तेमाल किया है क्वालिफिकेशन राउंड में। लेकिन इसके अलावा एक और अगर बात हो सकती है वो ये कि इटली ने अपने 100% रहा है उनका ये क्वालिफाइंग कैंपेन, मतलब एक भी मैच 10 मैच जीते हैं, 10 में 10, एक भी मैच नहीं हारे। मुझे लगता है इस कॉन्फिडेंस का उनको फ़ायदा मिलेगा, इस रिजल्ट का उनको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप बिना हारे मैच आप खेलने के रिकॉर्ड को लेकर यूरो चैंपियनशिप के इस तरह के फाइनल्स में आए हैं तो मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा मिलेगा। और ग्रुप ए से अगर सबसे बड़ा कोई दावेदार है क्वालिफाई करने का तो वो इटली ही है। ग्रुप ए से सबसे बड़ा दावेदार तो दूसरा दावेदार कौन है? अब दूसरे दावेदार की अगर बात करते हैं तो 3 टीमें क्योंकि और बची हैं ग्रुप ए में। अब धीरे से हम जाते हैं दूसरी टीम के पास जो है स्विट्जरलैंड। अपीयरेंस और लास्ट अपीयरेंस का अच्छा, आपको ये लगता है कि दूसरा दावेदार है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि दूसरा दावेदार, क्योंकि मुझे पता है कि इस ग्रुप में टीम्स कितनी हैं और कौन कौन सी टीम है, तो मैं इतनी जल्दी नहीं करूँगा बताने का कि दूसरा दावेदार कौन हो सकता है। हालांकि मेरे लिए वो दूसरा दावेदार टर्की है, लेकिन मेरे लिए भी बात कर लेते हैं स्विट्जरलैंड। बिल्कुल।
अपीयरेंस और लास्ट अपीयरेंस, ये 5वां अपीयरेंस है स्विट्ज़रलैंड का, और लास्ट इन्होंने भी 2016 में ही अपना जो यूरो है इनका लास्ट अपीयरेंस था, और बेस्ट परफॉर्मेंस इसका रहा है 2016 में ही जो लास्ट यूरो था, राउंड ऑफ 16। अगर ओवरऑल यूरोपियन चैंपियनशिप के रिकॉर्ड करें तो 13 मैच में 2 जीत और 5 हार मिली हैं स्विट्ज़रलैंड को, 5 ड्रॉ माफ़ कीजिए, और 6 में हार मिली है, लेकिन गोल स्कोरिंग का भी ज़्यादा कोई खास वो नहीं है रिकॉर्ड। बिल्कुल, और इसीलिए शायद यही एक वजह है कि प्री क्वार्टर से आगे ये टीम कभी हिस्ट्री में बढ़ नहीं पाएगी। बिल्कुल। मोस्ट गोल्स इन यूरो फाइनल्स, हाकन याकिन जो इनके पुराने खिलाड़ी थे, जो रिटायर्ड प्लेयर हैं, उन्होंने ही 3 गोल्स किए थे, लेकिन इस क्वालिफाइंग में इनका रिकॉर्ड क्या रहा है, 8 मैच खेले हैं, 5 में जीत मिली है, 2 में ड्रॉ, 1 में हार। लेकिन इस सीज़न अगर देखा जाए, क्योंकि 8 मैच में 19 गोल स्कोर किए, मतलब अटैक तो ज़्यादा अच्छा दर्शाता है। यूरोपियन चैंपियनशिप फाइनल रिकॉर्ड इनका जो खराब रहा है, यानी कि उसके बाद इन्होंने ये इंप्रूवमेंट किया है। यहाँ इनका इंप्रूवमेंट है गोल एवरेज। बिल्कुल, अटैकिंग गेम खेले और गोल्स के करने के जितने चांसेस मिले उनको कन्वर्ट किया इन्होंने, 19 गोल 8 मैचेस में। के बाद अगर हम टीम लाइनअप की बात करें, किस तरीके से हो सकती है इनकी स्क्वाड, वो देखते हैं। अगर हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड में कुछ ऐसे गिने चुने खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड में नाम कमा चुके हैं और जर्मनी में भी हैं, तो उससे हो सकता है इनके बाकी जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो लोकल लीग में खेलते हैं, डेनमार्क के ही क्लब में खेलते हैं, उनसे उनको एडवांटेज हो सकता है। अगर आप मैनुअल अकांजी की बात करें, क्योंकि वो बोरुसिया डॉर्टमुंड में खेलते हुए आए हैं, आप रिकार्डो रॉड्रिगेज की बात करें, फैबियन शार की बात करें, और अगर इसके बाद मैं फॉरवर्ड्स की बात करूं, लेकिन फॉरवर्ड से पहले मिडफील्डर की बात करूं, ग्रैनिट ज़ाका, डेनिस ज़कारिया और ज़रदान शाकिरी, ये 3 प्लेयर्स होंगे स्विट्ज़रलैंड के की प्लेयर्स, जो कि होल्डिंग और अटैकिंग मिडफील्ड दोनों में क्योंकि इनके 5-6 खिलाड़ी बड़ी लीग्स में खेलते हुए उनको काफ़ी एक्सपोजर मिला है, और इसका फ़ायदा उनको यूरो चैंपियनशिप में ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, कोई एक ऐसा बड़ा खिलाड़ी रहता है जो एक बड़ी लीग में खेलता है, उसका बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है। बिल्कुल। और कुछ फैक्ट्स की बात कर लें इनके। अगर मैच फैक्ट्स की बात करें स्विट्ज़रलैंड को, तो मैच फैक्ट्स किस तरीके से है, 5वीं बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूरो चैंपियनशिप में, और चूंकि प्री क्वार्टर से आगे नहीं निकल पाए हैं, तो इनका बेस्ट 2016 में राउंड ऑफ 16 तक पहुंचे हैं, लेकिन नॉकआउट स्टेज जो अभी हमने बात की थी नॉकआउट से, जो लास्ट यूरो खेला गया था 2016 का, उसमें इनका बेस्ट परफॉर्मेंस नॉकआउट स्टेज था। लेकिन उसके बाद इनकी वीकनेस क्या है, वीकनेस ये है लो स्कोर, जो हमने देखा था। चैंपियनशिप की हमने बात की, इन्होंने दे हैव स्कोर्ड मोर देन 1 गोल इन ओनली 1 ऑफ देयर 13 गेम्स इन यूरो चैंपियनशिप, जो कि दर्शाता है कि इनका अगर किसी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव लाइनअप के अगेंस्ट अगर मैच हो तो थोड़ी दिक्कत में आ सकती है। कन्वर्जन रेट बहुत स्लो है, और हाफ चांसेस तो छोड़िए, अगर जो बहुत अच्छे चांसेस भी हैं उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं फॉरवर्ड्स। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि स्विट्ज़रलैंड अपने 5 मैच में एक भी मैच हारा नहीं है, 2 में जीत मिली है, लेकिन 2-3 ड्रॉ रहे हैं उनके। हालांकि उसमें एक हमने पेनल्टी शूटआउट को एक्सक्लूड कर दिया है। उसके अलावा हमने ये जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट स्विट्ज़रलैंड का बताया है। तो स्विट्ज़रलैंड की टीम इस तरीके से है, कुछ इस तरीके की है। और 2 टीमों के बारे में तो बात हो गई गगन सर, इटली के बारे में बात हो गई, स्विट्ज़रलैंड के बारे में बात हो गई, लेकिन 2 टीमें और बची हैं। मैंने और आपने दूसरी दावेदार के बारे में बता दिया है, तो अब उस टीम के बारे में भी बात कर लेते हैं जिसके बारे में हम दावेदारी आपको बता रहे हैं। टर्की इस ग्रुप की बड़ी टीम होगी, बड़ी दावेदार टीम होगी यहाँ से क्वालिफाई करने के लिए। और नीचे से अगर इस बार शुरू करें, अगर जो इनका क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड रहा है 10 मैचेस में, सीधे मैं आता हूँ गोल 18 गोल्स, और लास्ट में आप देखिए गोल्स अगेंस्ट 3 गोल खाए हैं, 10 मैचेस में 3 गोल खाए हैं, यानी कि डिफेंस लाइन इनकी बहुत अच्छी है, गोलकीपिंग बहुत अच्छी है, इसीलिए शायद 10 में से 7 मैचेस इन्होंने जीते भी हैं ये। लेकिन अगर स्क्वाड हो तो वो किस तरीके से होगा टर्की का, वो दिखाते हैं आपको। टर्की का स्क्वाड सामने है। गोलकीपर की अगर बात करें तो आपके पास 3 अनुभव वाले गोलकीपर हैं, 3 एक्सपीरियंस गोलकीपर हैं। ऑल्दो टर्की ऐसी टीम है जिनके पास भी कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश या जर्मन या फ्रेंच लीग में खेलें, जो कि टर्की की जो लोकल लीग और लोकल क्लब्स होते हैं वो उतने ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते, तो उनको नहीं पता होगा। पर अगर डिफेंडर्स की बात करें तो ओजन काबाक, मेरी डेमरेल, जिनके बारे में हमने बात की थी, जो 10 में 10 मैच खेलें, और कैगलर,
सोयुंचू, जो लेस्टर सिटी से खेलते भी आए हैं इस सीज़न और उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रहा था। अगर आपने मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट की उनकी बात की तो ये 3 प्लेयर्स जो डिफेंडर्स की अगर बात करें टर्की के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर मिडफील्डर्स की बात करूं, चंगेज़ उंडर, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम, क्योंकि इटली से, इटालियन लीग से ये रोमा से खेलते हुए जो इनका नाम बढ़ के चढ़ के आ रहा है, तो इस साल इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी टर्की को। लेकिन अगर उसके बाद मैं फॉरवर्ड लाइन की बात करूं तो बुराक यिल्माज़, एनएस उनाल, ये जो 2 प्लेयर्स हैं इनके फॉरवर्ड लाइन के, इन पे बहुत ज़्यादा दारोमदार होगा। और ये स्ट्रेंथ भी है इस पूरी टीम की, एक स्ट्रेंथ जैसे हमने बात की कि डिफेंस लाइन और गोलकीपिंग है, फॉरवर्ड्स हैं क्योंकि इन्होंने कन्वर्ट किया लगातार। बिल्कुल, और इनके पास से 5 फॉरवर्ड हैं, मतलब जो लाइनअप ऐसे दिखाती है उसमें 3 या 4 तो खेलेंगे ही। पांचवी बार यूरो चैंपियनशिप में टर्की की टीम पार्टिसिपेट कर रही है। इससे पहले 4 मौकों पर उन्होंने किया है, हालांकि वो टूर्नामेंट कभी जीते नहीं हैं। टूर्नामेंट जीते नहीं है और उम्मीद होगी कि अच्छा ही परफॉर्मेंस करे, क्योंकि बेस्ट उनका सेमीफाइनल रहा है 2008 में। 12 साल पहले लास्ट 4 में उन्होंने जगह बनाई थी और उनको उम्मीद होगी कि कुछ उसी तरह का परफॉर्मेंस इस बार दिखाएं, क्योंकि ग्रुप उनको बात करें तो थोड़ा सा इजी मिला है इटली के साथ। हाँ, इटली के साथ वो शायद स्विट्जरलैंड और वेल्स होंगे। स्ट्रेंथ क्या है इनकी? स्ट्रेंथ डिफेंस है, जैसा हमने आपको बताया कि 10 गेम में सिर्फ 3 गोल कंसीड किए हैं इस क्वालिफाइंग राउंड तक, जो कि दर्शाता है इनकी डिफेंस का स्ट्रेंथ। लेकिन स्ट्रेंथ के बाद अगर मैं बात करूं इनके कुछ अगर कोच के बारे में, चलिए, सेनेल गुनेस जो टर्की के कोच हैं, ये इनका दूसरा मेजर टूर्नामेंट होगा। ये 18 साल पहले जब ये खिलाड़ी के तौर पर खेले थे, तब 2002 में ये तीसरा, लोगों को जो भूल गए होंगे 2002 वर्ल्ड कप में 3rd थी टर्की की टीम। 2002 वर्ल्ड कप साउथ कोरिया, बिल्कुल साउथ कोरिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था 2002 में, वो टीम 3rd रही थी। ये तो एक्चुअली मुझे भी याद नहीं था। जब मैंने वापस जब टर्की के बारे में थोड़ा पढ़ना चालू किया और जब देखा कि टर्की की टीम, तो ऐसा लगा 2002 में 3रे नंबर पे। बताइए, जबकि कितनी बड़ी बड़ी टीम्स उस समय थी और यूरो कभी नहीं जीती है, सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन वो टीम वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में 3rd नंबर पे रही थी। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो 2 प्लेयर्स के बारे में बात हो रही थी गगन सर, जो मोस्ट हेडर मारने की बात हो रही थी, बिल्कुल, वो 2 प्लेयर इनके हैं जिन्होंने क्वालिफायर में, इनके टर्की के जो 2 प्लेयर्स हैं, कान अयान और सेंग टोसुन, जिन्होंने ऑलरेडी 3 गोल मारा है, तो उनके तीनों गोल एज अ हेडर ही गए। और इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा अभी तक क्वालिफायर में कोई दूसरी टीम का प्लेयर इनसे ज़्यादा हेडर स्कोर नहीं किया है। बिल्कुल, टोसुन और कान अयान, इन 2 खिलाड़ियों ने अगर हेडर से 6 गोल मारे हैं, 10 मैचेस में 18 गोल इन्होंने किए हैं क्वालिफायर्स में, और अगर 6 गोल हेडर से मारे हैं, आप समझ सकते हैं कि हेडर से किया गया गोल आपका एक्स्ट्रा एफर्ट से गोल आता है। तो इस तरह के खिलाड़ी होते हैं जो अपनी टीम की परफॉर्मेंस को नीचे से ऊपर ले जाते हैं। हेडर से गोल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होते हैं, आपको कन्वर्जन रेट बहुत हाई करना पड़ता है, वो चीज़ दिखाती है इनकी। तो टर्की के बाद अब बारी है 2 बड़े दावेदार जो इस ग्रुप ए से होंगे, वो इटली और टर्की ही हैं। लेकिन अगर चौथी और फाइनल टीम के बारे में बात करें इस ग्रुप की, वो है वेल्स। गगन सर, यार इसका लोगो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वेल्स का, ये ड्रैगन है। लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस बिल्कुल 2016 ये भी नहीं है। और ख़ास बात ये है कि 2016 में जिस टीम ने डेब्यू किया, और उसी डेब्यू में ये टीम सेमीफाइनल तक गई। यानी 2016 में वेल्स ने डेब्यू किया और ये उनका दूसरा अपीयरेंस होगा। और ख़ास बात है कि ये अपने परफॉर्मेंस को ऊपर ही रखी है यूरो में। लेकिन इस अगर क्वालिफायर की बात करें तो उन्होंने गगन सर 8 मैच खेले हैं, जिनमें 4 में जीत मिली है, 2 में हार और 2 में ड्रॉ रहे हैं इनके मैच। लेकिन 8 मैच में 10 गोल ही स्कोर कर पाई है वेल्स की टीम। ठीक है, बेटर देन इटली, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं अगर आप गोल एवरेज की बात करें। लेकिन आंकड़े होते हैं और आंकड़ों के साथ साथ चीज़ें बदलती भी है। अब वो दिन आपका कैसा होता है, आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है, फिटनेस लेवल कैसा है और सेल्फ मोटिवेशन कैसा है, इन सारी चीज़ों पे उस दिन का आपका खेल और उसका नतीजा निर्भर करता है। तो अब इनकी भी टीम दिखा दी जाए। बिल्कुल, अगर वेल्स की टीम दिखाएं तो वेल्स में कुछ बड़े नाम हैं, कुछ बहुत बड़े नाम हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि इनके पास में एडम डेविस हैं गोलकीपर में। अगर डिफेंडर्स की बात करें तो गंटर हैं, बेन डेविस हैं इनके पास में, अम्पाडू हैं इनके पास में। उसके बाद में अगर मैं जेम्स लॉरेंस की बात करूं, क्योंकि ये जो 4 नाम मैंने लिए हैं डिफेंस में, ये चर्चित नाम रहे हैं क्लब फुटबॉल से भी, और वेल्स की तरफ से अगर ये डिफेंस लाइनअप में उतरेंगे तो उसमें भी ये चर्चित नाम रहे हैं। लेकिन मिडफील्डर्स की बात करूं
जैसे जैसे हम गोलकीपर, डिफेंडर्स और मिडफील्डर्स शिफ्ट होते जा रहे हैं, नाम वैसे वैसे बड़े और उनका खेल उस हिसाब से बढ़ा रहता है। आरन रामसी एक बहुत बड़ा नाम है। डैनियल जेम्स मैनचेस्टर यूनाइटेड और वेल्स के लिए बहुत बड़ा नाम है इनका। उसके बाद मैट स्मिथ और डायलन लेविट, ये वेल्स की टीम के मिडफील्डर्स में एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि इसमें कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो आपका होल्डिंग मिडफील्डर का रोल तो निभा सकते हैं, लेकिन वही प्लेयर अटैकिंग मिडफील्डर भी खेल सकता है बिल्कुल उस सिचुएशन पर। फॉरवर्ड की अगर बात करें तो इनके पास एक सदी लाइन है फॉरवर्ड की, क्योंकि 3 ही फॉरवर्ड हैं, तो इनको ज़्यादा आगे अटैक में सोचने की ज़रूरत नहीं कि कौन खेलेगा। क्योंकि आप अगर गैरेथ बेल की बात करें, गैरेथ बेल और आरन रामसी की अगर बात करें, दोनों में से कोई एक कैप्टन होंगे, क्योंकि ज़्यादातर यही दोनों कैप्टनसी करते हैं, क्योंकि सीनियर भी हैं और नाम भी इनका बहुत बड़ा है। तो गैरेथ बेल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी, क्योंकि इस बार अगर क्वालिफाइंग राउंड की बात करें तो वेल्स से ज़्यादा गोल स्कोर करने वाले प्लेयर गैरेथ बेल हैं। वहीं अगर असिस्ट की बात करें तो आरन रामसी हैं, जिन्होंने असिस्ट में बहुत ज़्यादा साथ निभाया है। तो कुछ इनके भी फैक्ट्स हो जाए। मैच फैक्ट्स की अगर बात करें वेल्स का, तो किस तरीके से हो सकता है? बेस्ट के मामले में ये पीछे नहीं है। बेस्ट के मामले बेस्ट परफॉर्मेंस में है, 2016 में ये भी सेमीफाइनलिस्ट रह चुके हैं। बेस्ट के मामले में बेस्ट मानोगे बिल्कुल वेल्स को? तो मतलब कि आपकी ये दावेदारी हो सकती है ग्रुप ए से? नहीं स्ट्रेंथ, जैसे कि अभी गैरेथ बेल की बात की, क्योंकि रियल मैड्रिड के प्लेयर हैं ऑफ कोर्स, और वो अभी लोन में टॉटनहैम से खेलते थे, जो कि इनका पुराना क्लब था, जहां से इन्होंने काफ़ी अपना नाम कमाया था। और 2016 को अगर इंक्लूड करें और जब से ये टीम आई है, क्वालिफायर्स की अगर बात करें, तो इनके 21 गोल हैं प्लस 10 असिस्ट। बहुत बड़ी बात है। तो मतलब गोल स्कोर तो करना ही है, साथ में असिस्ट भी करना है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ स्ट्राइकर हूं तो मैं गोल मारूंगा, गोल करने के मूव भी बनाने और वो दूसरे खिलाड़ी के लिए मौका एक ऐसा बनाना है कि वो जल्दी से जल्दी उसको आसानी से कन्वर्ट कर। वेल्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट गगन सर, 2016 यानी कि पिछले यूरो चैंपियनशिप में फर्स्ट डेब्यूटेंट टू रीच द सेमीफाइनल ऑफ द टूर्नामेंट। 92 में स्वीडन की टीम थी जो पहली बार यूरो चैंपियनशिप खेल रही थी और उसने सेमीफाइनल तक की जगह बनाई थी। बिल्कुल। उसके बाद 1992 के बाद वेल्स की टीम को ये मौका मिला था और पहली बार में वो लास्ट 4 में पहुंच गई थी। तो ये 4 टीम थी। ग्रुप ए की अगर बात की जाए तो ग्रुप ए में ये 4 टीम टर्की, स्विट्जरलैंड, वेल्स और इटली। बिल्कुल, इटली को कैसे बोल सकते हैं? बहुत धीरे बोला मैंने। नहीं, ठीक है। तो ये जो 4 टीम है, ये एक धमाकेदार मैच होगा। मज़ा आएगा मैच में? मज़ा आएगा। अच्छा, मज़े की बात ये भी है कि 2 साल पहले मैं और अनुज दिल्ली लीग खेले थे और एक ही क्लब से खेले थे। बिल्कुल। और उसके बाद हमें उम्मीद थी कि यार अब तो फुटबॉल खेलते रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो ब्रेक हो गया, उसके बाद कोविड आ गया। लेकिन अब स्पोर्ट्स तक के फुटबॉल ग्राउंड में फिर हम लोग एक ही टीम से आए हैं और मैदान पर मज़ा आएगा आपको भी, क्योंकि बहुत सारा एक्शन, बहुत सारी कहानियाँ भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आपको करना ये है कि इस वीडियो को लाइक करना है और अपने कमेंट्स भी करने हैं कि हम इस वीडियो को और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और आपको किस तरीके से फैक्ट्स और या वीडियो हैं उसका प्रेजेंट कर सकते हैं। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब। और प्लस प्लेयर्स टू वॉच अलग से आएगा, जो खास खिलाड़ी हैं, जो स्टार्स हैं, जिनको आप इस यूरो में दिन में और रात भर जाग के देखते हैं, उन प्लेयर्स के बारे में भी खास जानकारी और दिलचस्प कहानियाँ। बिल्कुल। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।